गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कौशल कुमार लक्ष्य क्लासेज की तरफ से आज आपके सामने आया हूं और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय का क्लास 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 1 संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संसाधन के बारे में। संसाधन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि इसके बिना जीवन चलना असंभव है, क्योंकि यह एक हम हर कण कण में यह उपस्थित है। तो चलिए बाकी बातों को करते हैं और आज हम लोग का टॉपिक क्या है? संसाधन मतलब कि रिसोर्स। चलिए बच्चों तो चलते हैं आगे। अगर हम संसाधन का परिचय की बात करें तो संसाधन अपने आप में एक बहुत ही व्यापक रूप से जाना जाता है। इस संसाधन सबसे पहले कहते किसको है? क्या है संसाधन? वैसी चीज जो हमारे जीवन को आसान कर दे, वैसी चीज जिसका कुछ मूल्य हो, वैसी चीज जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करें, वैसी चीज जो कि एक फॉर्म में पाई जाती हो पर वो हमारे काम लायक ना रहता हो और उसमें हम अपना कौशल करके, मतलब कि अपना दिमाग लगाकर, अपना बुद्धि लगाकर, अपने विवेक के अनुसार मानव के उपयोग हेतु बना दे, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन का परिचय यही था। अब चलते हैं आगे। देखिए, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? कोई भी वस्तु संसाधन कहने का मतलब कि आप लोग घर में बैठे हैं, आप लोग सभी लोग घर पे अपने बैठे हैं या कहीं से भी इस क्लास को देख रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा कि आपके चारों तरफ कोई ना कोई वस्तु घूम रही है या वस्तु कोई है। मतलब कि आज आप लोग अब ये क्लास को मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या है? एक प्रकार का संसाधन ही है। ठीक है, पहले के जमाना में क्या होता था कि आदमी दूर दूर से बच्चे आते थे और क्लासरूम में बैठकर या किसी खेत बागान में बैठकर क्लास कराया जाता था। ठीक है, तो क्या होती कठिनाई, लेकिन आदमी जैसे जैसे विकास किया वो क्या देखता है कि आखिर हम जीवन को सरल कैसे बनाएं। पहले क्या होता था, 5-5 किलोमीटर से बच्चे आते थे, सभी बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, रोज तो कोई आता नहीं है। आज की भी स्थिति है, सभी बच्चे स्कूल प्रतिदिन तो जाएंगे नहीं। तो क्या किया गया, कहा गया कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए जो कि एक स्थान से टीचर पढ़ाए और वो सारे बच्चों तक अवेलेबल हो जाए। तो क्या किया गया, एक इसको मोबाइल का एक उपयोग किया गया। मोबाइल के थ्रू आप जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मोबाइल एक संसाधन है। समझ में आया? उसी प्रकार आप अभी बैठे हैं, मान लीजिए चौकी पर बैठे या पलंग पर बैठे या कुर्सी टेबल पर बैठे होंगे, वो भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, पहले लकड़ी किस फॉर्म में होती है? बहुत बड़े 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 पेड़ के फॉर्म में होती है। तो क्या पेड़ पर बैठ के पढ़ लेंगे आप लोग? ये बताइए, पेड़ पर तो बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। क्या किया गया, पेड़ को काटा गया, पेड़ को काटकर लकड़ी बनाई गई और लकड़ी से बेंच बनाया गया, लकड़ी से टेबल बनाई गई और उस पर क्या हुआ, आप लोग बैठकर पढ़ रहे होंगे, जो कि इस समय आप लोग का क्लास चल रहा है। ये भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। हालांकि हम तो इसका विरोध करेंगे। आज के समय में जिस प्रकार से हमारी प्रकृति चेंज हो रही है, तो लकड़ी को तो ना ही काटा जाए, पेड़ पौधों को ना ही काटा जाए। ठीक है, तो अब बात आते कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो देखिए, कोई भी वस्तु संसाधन दो प्रकार से बनती है। एक है उपयोगिता के आधार पर, आखिर, और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर हम संसाधन को किस रूप में जानते हैं? हमने अभी जस्ट बताया कि आप लोग का क्लास चल रहा है ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में। तो कहने का मतलब आप लोग अपने मोबाइल में क्या कर रहे हैं? क्लास को देख रहे हैं। क्या आप लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उपयोग हो रहा है कि नहीं उसका हो रहा है, उसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उसको हम संसाधन कह सकते हैं। मोबाइल भी क्या है? एक प्रकार का उपयोग के आधार पर मोबाइल
उपयोग के आधार पर एक संसाधन है, ठीक है ना। अब आइए, उपयोग के आधार पर संसाधन हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी, हमने बताया अभी लकड़ी, पेड़ पौधा तो उसका उपयोग था नहीं पढ़ने के रूप में, जलावन के रूप में हो सकता है, लेकिन उसका क्या किए, उसको काटे, उसको काट के क्या किए, उसको बेंच बनाए, तो क्या हुआ, लकड़ी भी उपयोग के आधार पर देखिए तो संसाधन बन गई कि नहीं बन गई। लकड़ी, लकड़ी से हम क्या कर रहे हैं, बेंच बना रहे हैं ना, बेंच, टेबल, टेबल, कुर्सी, ये सब सारे चीजों को बना रहे हैं। देखिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसी को भी चेंज कर दे और वो हमारे क्या है, काम में आ जाए। सिंपल सी बात है, जब कोई सी भी एक चीज जो हमारे काम लायक ना हो और उसको हम क्या करें, अपने काम लायक बना ले, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कौशल से, बस वो उपयोग के आधार पर संसाधन हो गई। अब आता है प्रयोग के आधार पर संसाधन। अब कहने का मतलब प्रयोग, आप लोग एक चीज जानते हैं, मान लीजिए एक क्या है, मोबाइल है। मोबाइल तो आज के समय में है, चलिए हम बात करते हैं हीरा। हीरा का नाम तो सब जब बहुत महंगा कॉस्टली चीज होता है। हीरा क्या है, हीरा एक प्रकार का बस पत्थर है जो कि फॉर्म होता है करोड़ों साल में, लेकिन जब हीरा अपने मूलभूत अवस्था में निकलती है ना, तो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। हीरा तब मूल्यवान होता है, हीरा उस समय भी मूल्यवान नहीं है। हीरा तब मूल्यवान होता है जब उसको तराश कर हीरा का अंगूठी बनाया जाता है और उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार का संसाधन हो गया। तो देखिए यहाँ पर दो चीजों को समझिए, हीरा जो निकलता है खान से निकलता है, हीरे के खान, कोयला के खान से, लेकिन जब निकलता है तो उसको तराशा जाता है, तराश कर उसको अंगूठी बनाया जाता है, नेकलेस बनाया जाता है, ये सब। तो वो क्या हो गया, अब हमारे प्रयोग में आ गया। तो क्या हो गया, प्रयोग के आधार पर भी वो हो गया संसाधन। कहने का मतलब संसाधन बहुत ही सिंपल बात है कि वैसी चीज जो हमारे जीवन को आसान कर दे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, प्राकृतिक रूप में हो, व्यवस्थित रूप में हो, या फिर खनिज के रूप में हो, सारे के सारे संसाधन है, पेड़ पौधा, भूमि, जल, वायु, ये सभी संसाधन है। मानव के द्वारा बनाए जाने वाला फ्रिज, टीवी, कूलर, पलंग, कुर्सी, सोफा, सब के सब संसाधन है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए, उपयोग के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, उपयोग के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हमने आपको बहुत ही अच्छे रूप में ये चीज बताया। अब चलते हैं आगे। अब आता है पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन। एक चीज आता है देखिए समय, एक चीज आता है प्रौद्योगिकी, मतलब कि ये इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में कहेंगे टेक्नोलॉजी, इसको कहेंगे टाइम। देखिए, पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन, इसका शाब्दिक अर्थ यह है बच्चों कि कोई भी पदार्थ है, जब समय के अनुसार उसमें टेक्नोलॉजी, मतलब कि नई नई चीज का आविष्कार करके उसको अपने उपयोग में ले ले, उसी को क्या कहेंगे, पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, एक चीज है, एग्जाम्पल के रूप में आइए फ्रिज। क्या आया, फ्रिज, टीवी, कूलर, मोबाइल। सभी लोग के हाथ में आज मोबाइल पहुंचा है ना, उससे कितना फायदा मिल रहा है, मोबाइल। उसके बाद हो गया लैपटॉप, इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे देखिए, पहले क्या होता था, पुराने जमाने में लोग गर्मी के दिन में ठंडा पानी पीने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, घड़ा का प्रयोग करते थे। घड़ा क्या था, एक नेचुरल रिसोर्स होती थी, एक नेचुरल टाइप का लगता था। आज भी घड़ा का पानी, मैंने अब तो ट्रेंड से खत्म हो गया, घड़ा लोग खरीदते नहीं है, हालांकि घड़ा सबके घर में एक होना चाहिए। अपने देखो, एक चीज बताते हैं बच्चों, समय कितना भी आगे चला जाए,
अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए कि हम आए कहाँ से थे, हमारा मूल क्या था, मूल हमारी सुख सुविधाएं क्या थी, हमारे पूर्वज किस तरह के लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भी वही लाइफ स्टाइल को जिए, लेकिन हाँ इतना तो आप जरूर कर सकते हैं कि 100% आप उनके लाइफ स्टाइल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो अच्छाई होंगी उनमें, जो कि आज आप इतना बेहतर कर पा रहे हैं। तो पहले के जमाने में टाइम के अनुसार फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप कुछ नहीं था। अब क्या हुआ हमने क्या बताया था शुरुआत में कि जैसे जैसे समय बदला हमने अपना विवेक लगाया, कौशल लगाया, ठीक है, और उसको मतलब कि टेक्नोलॉजी को डालकर समय के अनुसार हमने एक बहुत ही खूबसूरत चीज बनाई, मोबाइल। मोबाइल से सारे लोग क्लास देख रहे हैं, तो समझ में आया कि पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन। अब बात आता है सर पदार्थ मतलब कि क्या पदार्थ, ठीक है। अब आइए, मोबाइल किस चीज से काम करता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें सिलिकॉन नाम का एक पदार्थ होता है। सिलिकॉन आप लोग जानते होंगे, खनिज के रूप में पाया जाता है। सिलिकॉन हो गया, कार्बन मोबाइल में होता है, मोबाइल में कार्बन होती है, सिलिकॉन बनता है। जो इसमें तार होता है, तार किस रूप में पाई जाती है, तांबा के रूप में, तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो देखो खनिज को समय का जब डिमांड हुआ कि नहीं इन खनिजों का उपयोग क्या किया जाए, एक संसाधन के रूप में किया जाए, तो उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको क्या किए, संसाधन के रूप में चेंज कर दिए। यही खनिज पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो समय जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। आप लोग याद कीजिए, शायद आप लोग को याद ना हो, लेकिन हम लोग के जमाना में पहले 2G चलता था। नहीं, 2 रुपया स्टार्ट जब हुआ था मोबाइल, तो 2 रुपया एक मिनट का हम लोग देते थे बात करने के लिए। उस समय हम लोग का दिन नहीं था कि मोबाइल देखें। मोबाइल बहुत बड़े बड़े लोगों के पास उस समय थी, आज तो सभी के पास है। तो मोबाइल आपको मिला है तो मोबाइल का प्रयोग अच्छे कामों के लिए कीजिए, समझ गए। अभी नहीं कि मोबाइल का प्रयोग आप लोग सिर्फ वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट्स देखने के लिए कर रहे हैं। तो मोबाइल क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। तो जब संसाधन में परिवर्तित हुआ है तो उसको अच्छे कामों के लिए कीजिए। अब बताइए मोबाइल में किस किस चीज का मेन प्रयोग होता है। एक सिलिकॉन का प्लेट होता है, सिलिकॉन खनिज है। उस खनिज पदार्थ को क्या किया गया, मतलब कि उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कर उसको संसाधन के रूप में उपयोग के लिए बना दिया गया। यही है खनिज पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है संसाधन के प्रकार। मेनली वो देखिए, वो सभी जितने इससे पहले हमने पढ़ाया, इससे पहले कि संसाधन का परिचय के अंतर्गत वो सारा चीज आता है कि उपयोग के आधार पर प्रयोग किस प्रकार करते हैं, फिर से मूल्य, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, उपयोगिता के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। उसके बाद एक मूल्य के आधार पर, जैसे एक होता है उसका आर्थिक मूल्य होता है, एक अनार्थिक मूल्य। थोड़ा ये छूट गया था, आप लोग समझिएगा ये चीज क्या है, मूल्य क्या होता है। ये बात चल रही है संसाधन के रूप में, किसके रूप में, संसाधन। आइए समझिए, कुछ संसाधन ऐसी होती है जिनका मूल्य होता है, और कुछ संसाधन ऐसी होती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, संसाधन है। तो आइए, आर्थिक मूल्य। आप लोग एक चीज का नाम सुने हैं, सोना, चांदी, हीरा, मोबाइल, ठीक है। अब आइए, सोना, चांदी, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, कपड़ा, ये सब क्या है, इस सब का उपभोग करने के लिए हमको आर्थिक मतलब पैसा देना पड़ता है, बाजार से खरीदेंगे तब हमको मिलता है। तो संसाधन देखिए, परिचय के रूप में संसाधन को मूल्य होता है, हर संसाधन की कुछ ना कुछ मूल्य होती है।
जो हमारे जीवन लाइफ स्टाइल को चेंज करती है, जैसे कि सोना, सोना का नेकलेस बनवा लिए, चांदी, चांदी का पायल पहनते हैं लोग, हीरा, हीरा का अंगूठी पहनना बहुत शौक का चीज होता है, मोबाइल, मोबाइल तो आम चीज हो गई है। तो देखिए इस सब का उपयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। बहुत ही बात कि पैसा दे हम तो हर चीज किनाई, पैसा ना दे हम तो ना किनाई, ठीक नु। अब बात आता है दूसरा चीज, अनार्थिक, मतलब जिसका कोई अर्थ आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप हमको बताइए, सांस लेने के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है? नहीं ना। हवा, हवा क्या है? हवा। आज बिस्लेरी आ गया है मानते हैं, लेकिन अभी भी आपको कल से पानी, तालाब से पानी लेने के लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं। हवा, पानी। अब बात आ गई मिट्टी। मिट्टी किस रूप में है? मिट्टी का कोई भी उपयोग, अपने 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 खेत में मिट्टी हमको काटना है, मिट्टी का प्रयोग करके हमको दिया बनाना है, तो मिट्टी खरीदने जाता है कोई? नहीं। अपने गए खेत में या कहीं भी जहां मिट्टी दिख रही है वहां से लिए, तो ये सब क्या है? अनार्थिक है। अब बात आता है, मान लीजिए बरसात के दिन में आप लोग देखे हैं, एकदम बारिश हो रहा है, तो बारिश में भीगने के लिए आप लोग पैसे देते हैं कि ना? ना, आपको सरकार बोलती है कि आपको बारिश में अगर भीगना है तो हम पैसा लेंगे। जो जो बारिश में नहाना चाहता है, बचपन में बहुत मजा आता है, पोखरा में खेलना, नहर में कूदना, बारिश में नहाना, ये सब क्या है? प्रकृति के अनमोल अनमोल संसाधन है जिसका कोई मूल्य नहीं है, और इसको पैसा से आदमी क्या खरीदेगा? बारिश हुआ, देखते हैं आप लोग, इंद्रधनुष दिखाई देता है बारिश होने के बाद, तो क्या हुआ? उस इंद्रधनुष को देखने के लिए सरकार आपसे पैसा लेती है। जिस चीज का पैसा, मतलब कि हमने क्या बताया कि मूल्य के रूप में दो प्रकार के संसाधन मिलते हैं। पहला होता है आर्थिक संसाधन, दूसरा होता है अनार्थिक। अनार्थिक का मतलब ये हो गया जिसका कोई मूल्य ना लिया जाता हो। आप सर्वव्यापी हैं उसका उपयोग करने के लिए, मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये सब लीजिएगा तो आपको अर्थ मतलब पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको हवा सांस लेना है, पोखरा में जाकर खेलना है, नदी का पानी लेना है, इस सब का पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों समझे इस चीज को आप लोग ना? ये बता ही दिया कि पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन समय के अनुसार टेक्नोलॉजी को डालकर, टेक्नोलॉजी मैंने प्रौद्योगिकी को उसमें समाहित करके एक संसाधन का उपयोग मानव के लिए किए जाने वाला, उसी को हम लोग कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। मेन आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, वो परिचय था। शुरू में हमने क्या दिया था? परिचय। ये सभी परिचय है, लेकिन अब आता है कि बहुत लंबा चैप्टर है, तो परिचय के रूप में धीरे 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 हमने सारा चीज को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन। देखिए मेनली संसाधन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। मेनली संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होता है मानव संसाधन। आप लोग ये सारे चीज उतारते हुए चलिएगा, क्योंकि ये यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। सारे चीज को अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा, ठीक है? आगे चलिए। अब आता है एक चीज की प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे, या मानव संसाधन किसे कहेंगे। इन तीनों चीज को एकदम याद रखिएगा कि संसाधन के प्रकार, संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होता है मानव संसाधन। तो चलिए एक एक करके तीनों को हम लोग पढ़ते हैं। सभी लोग को दिख रहा है? अब आइए चलते हैं आगे। अब आता है प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले आप लोग गौर कीजिए कि प्राकृतिक कहते किसको है। आप लोग प्रकृति में घिरे हुए हैं, समझ गए? प्राकृत किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आखिर बहुत सिंपल है, समझना होगा तो आप एकदम एक वर्ड में समझ सकते हैं, नहीं तो इस पर डिबेट तो बहुत वर्षों से चल रही है कि प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो आइए प्रकृति क्या चीज है इसको जानते हैं।
तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन के रूप में वायु हमने पहले ही बताया, पानी, मिट्टी, खनिज, गैस, जो कि हमें स्वतंत्र रूप में मिलते हैं, उसको कोई व्यक्ति नहीं बना रहा है, उसी को क्या कहेंगे? पानी कहेंगे। वायु का निर्माण हम लोग किए हैं, मोबाइल का तो निर्माण कर लिए, पर वायु का निर्माण हम लोग किए हैं नहीं ना, इसको प्रकृति ने बनाया है। पानी का पानी का निर्माण हम लोग किए हैं नहीं, लैपटॉप तो हमने बना लिया, लैपटॉप का निर्माण हमने किया, कैमरा का निर्माण किया, आप लोग जहां बैठे हैं उस कुर्सी का निर्माण किया, ठीक है। बताइए तो पानी का निर्माण मानव ने किया? नहीं, पानी का निर्माण प्रकृति ने किया। मिट्टी का निर्माण मानव ने किया? नहीं, प्रकृति ने किया। खनिज, गैस, कोयला, ये सभी क्या है? इसका निर्माण कौन कर रहा है? इसका निर्माण प्रकृति कर रही है। अब जैसे कि और एक चीज देखिए, वायु, पानी, मिट्टी, खनिज, गैस, कोयला, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, डीजल, हीरा, चांदी, ये सभी हमें प्रकृति में मिलता है। तांबा, बात एकदम सीधा। प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, मानव ने नहीं किया है। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जिसके निर्माण में मानव की कोई भूमिका ना होकर प्रकृति की पूर्ण रूपेण भूमिका होती है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, कोयला, हीरा, सोना, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में दो चीज होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। अब आइए थोड़ा इसको समझते हैं कि भाई ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसको कहते हैं रिन्यूएबल। क्या कहते हैं? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन माने कि रिन्यूएबल सोर्स, रिसोर्स, और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब कि अनवीकरणीय रिसोर्स। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति पुनः हो सकती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। अब कहने का मतलब थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में बताइए कोई ऐसा रिसोर्स जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बताइए। अब क्या हुआ, आप लोग को लाइट कहां से मिलता है भाई? बिजली जो जल रहा है, सभी के घर में बिजली है, बिजली कहां से मिल रहा है? कहिएगा सर बिजली आ रहा है पावर ग्रिड से।
तो पावर ग्रिड में बिजली कहाँ से मिल रहा है? तो पावर ग्रिड में बिजली को बनाया जाता है। अब बिजली को बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो सर जनरेटर लगाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर से क्या होता है, बिजली बनता है। अब बात आती है सर जनरेटर आखिर चलता कैसे है? तो देखो जनरेटर चलेगा कैसे, जब उसको एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, जनरेटर चलता है। एनर्जी मिलेगी जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा मशीन चलेगा, मशीन चलेगा तो हमको बिजली मिलने लगती है। अब बात आता है कि जो एनर्जी ले रहा है वहीं पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिस चीज को, अब बताइए तो जनरेटर चलता कैसे है? जनरेटर तो दो चीज से चलता है, एक चलता है क्या, डीजल पेट्रोल डाल दिए तो जनरेटर चलने लगा, और दूसरा होता है कि जनरेटर को चलाने के लिए हम, मतलब क्या है, टरबाइन चलाना। टरबाइन अब कैसे भी चले, या तो पेट्रोल से चले, डीजल से चले, गैस से चले, पानी से चले, वो सब क्या है, बस चलना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहेंगे जिसकी प्राप्ति हम पुनः कर सकते हैं। वैसा संसाधन कहने का मतलब कि अगर आप एनर्जी लेना चाहते हैं तो बायोगैस एक नाम आता है, बायोगैस। एक दूसरा चीज है पवन ऊर्जा। इन चीजों को ना थोड़ा नाम याद रखिएगा, हम इसको एक एक करके समझाते हैं। एक और चीज है डैम। डैम मतलब कि बांध, ठीक है। इन देखिए, अब इन्हीं पर समझिए। अगर बायोगैस का, बायोगैस बनाते कैसे हैं? हमारे घर में जितना भी वेस्ट कचरा, जो भी जैविक कचरा क्या होता है, फेंक देते हैं। जैसे कि केला का छिलका हो गया, फिर से आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, माने जो भी वेस्टेज चीज जो कि सड़ गल सकती है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फेंकते नहीं है, उसको क्या करते हैं, एगो गड्ढा खोद के डाल देते हैं, उसमें उसमें मीथेन वगैरह का प्रयोग करके उसमें से हम लोग गैस निकाल लेते हैं। एक बात बताइए, आलू प्याज ये सब चीज खत्म हो रहा है, प्रतिदिन आ रहा है, आपके घर में प्रतिदिन आता है, ठीक है। तो क्यों ना उसका प्रयोग हमेशा, आज भी हो रहा है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, और आने वाले समय में देखिएगा इसका उपयोग बढ़ेगा। लोग यकीन मानिए। तो देखिए वैसा संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि बायोगैस खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर से कचरा सब जमा करके रखे हैं, फिर से बायोगैस बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक बार गैस बन गया, फिर खत्म हो गया, फिर से बनाएंगे। अब बात आती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जानते क्या कहलाती है? पवन चक्की आप लोग देखे हैं, बहुत ऐसे रहता है पवन चक्की। यहाँ पर एक मशीन लगी रहती है और यहाँ पर लगा दिया जाता है, यहाँ पर सब जनरेटर वनरेटर लगाया जाता है, और यहीं से तार होती है और निकल जाती है। ये मान लो ये क्या है, घर है, ये घर है, ठीक है। ये हवा इसको क्या कर रही है, हवा इसको एकदम राउंड घुमा रही है, बहुत ऊंचा होता है। हवा इसको राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड घुमा रही है। जब हवा इसको घुमा रही है तो ये क्या है, ये घूम रहा है। और जब यहाँ से जब ये घूम रहा है तो यहाँ पर मशीन चल रहा है, मशीन चल रहा है तो टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन घूम रहा है तो बिजली पैदा हो रही है, बिजली पैदा हो रही है तो यहाँ पर हम लोग घर में बिजली आता है डैम। आप लोग डैम का नाम सुने होंगे, हमारे बिहार में झारखंड में बहुत सारे डैम हैं। जैसे कि उत्तर यहाँ चल जाइए, उड़ीसा में, उड़ीसा में बहुत बड़ा डैम है, हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल डैम है पंजाब के साइड में। उसके बाद चल जाइए गंगा नदी पर फरक्का बैराज है, हम, ठीक है। तो बहुत सारे डैम का निर्माण किया है। तो डैम देखिए किस प्रकार का होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा पानी का सोर्स होता है, इधर से सब ये नदी, एक मिनट रुक जाइएगा।
हम इस डैम को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे नदियां क्या होती हैं, यहाँ पर एक नदी है, इसमें बहुत बहुत बड़ी नदी होती है। यहाँ पर इस नदी को क्या किया जाता है, पानी को रोक दिया जाता है, और यहाँ पर एक डैम का प्रयोग किया जाता है। ये पानी जैसे जैसे इधर से आ रही है, इसका लेवल यहाँ तक बढ़ते जा रहा है, और यहीं पर क्या की जाती है, एक गेट को लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, गेट, ये गेट लगा दिया जाता है। अब बात होती है, इसका पानी तो यहाँ पर रुक रहा है, आकर एकदम लेवल ऊपर हो गया। अब क्या होता है, पानी में पूरा प्रेशर होता है, तो क्या किया जाता है, इस यहीं पर क्या किया जाता है, एगो जनरेटर या टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है। ये टरबाइन जो होती है, मशीन यहाँ पर जनरेटर के थ्रू बिजली पैदा करती है। ये टरबाइन जनरेटर के थ्रू बिजली पैदा करती है, और ये फाटक को जैसे खोला जाता है, इतना तेजी से टरबाइन पर गिरता है, इस नाचने लगती है, नाचती है टरबाइन, तो बिजली पैदा हो जाता है, ठीक है। ये सारे टरबाइन जब ये गेट खुलता है तो पानी एकदम स्पीड में आती है। मान लो कि बहुत बड़ा, आप लोग खुद घर पे करके देखिएगा, क्या कीजिएगा कि बाल्टी को पूरा भर लीजिएगा, बाल्टी में वो नीचे नल लगा दीजिएगा, तो देखते हैं कितना तेजी से नल से पानी आता है। और नल में भी क्या कि नल के पास ही आप लोग एगो टरबाइन या कोई ऐसा चीज रखिएगा जो कि घूमता हो, और जैसे नल खोलिएगा और उसके ऊपर रखिएगा ना, तो देखिएगा कि वो चीज घूमने लगी, तो प्रेशर आ रहा है। तो अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, सूर्य। आप एक बात बताइए, इनमें से ये सब जो सारी चीजों को हम लिख रहे हैं, ये चीज सब खत्म होने वाला है फिलहाल। मान लीजिए बायोगैस बनना, क्या हम अपने से बायोगैस बना सकते हैं कि नहीं, एक बार खत्म हो गया, बना सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, एक बार खत्म हो गई, एक बार हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन खत्म हो गया तो अब नहीं बनेगा, ऐसा तो है नहीं, ये भी बन सकता है। डैम, पानी तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और पानी आज की बड़ी समस्या है, पानी का विषय बहुत बड़ी समस्या है, धीरे धीरे नदियां सूख रही हैं, उसके भी भाग जिम्मेदार हम ही लोग हैं। इसकी पूरी जिम्मेवारी मानव को लेना चाहिए, और मानव को आज के समय में जल जल प्रबंधन के विषय में बात करना चाहिए। और आप लोग आने वाले नए पीढ़ी के हैं, आप लोग यह प्रण ले कि हम लोग जल का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण सोच समझ कर करेंगे। देखते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, नल खोल दिए हैं तो नल खुला है, पानी गिर रहा है, ठीक है, वो खोल के चला गया है, आप तो देख रहे हैं, आप तो बंद कर सकते हैं, आप तो जल को बचा सकते हैं। यकीन मानिए, जब तक जल है जीवन चल रहा है। आप लोग एक चीज सुने ही होंगे कि जल ही क्या है, जल ही, इस चीज को लिखिए यहाँ, जल ही जीवन है, वास्तव में जल ही जीवन है, ठीक है। क्योंकि जल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, एक बार जल खत्म हो गया बहुत मुश्किल से मिलेगी। हम यहाँ पढ़ा रहे थे नवीकरणीय संसाधन में जल, ठीक है। अब आइए सूर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है सूर्य। नवीकरणीय संसाधन का, नवीकरणीय संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल होता है सन। क्या होता है, सन या सूर्य। आज के समय में आप लोग एक चीज देखिएगा, सूर्य के पास बहुत सारा गर्मी होता है कि नहीं होता है। आज के समय में ऐसा प्रयोग किया गया है कि क्यों ना इसके गर्मी को हम अपने संसाधन के रूप में प्रयोग कर लें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। सूर्य का प्रकाश अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमको सूर्य से प्रकाश मिलेगी ही मिलेगी। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको उपयोग के आधार पर अपने काम के लायक इसके प्रकाश को बना ले। तो क्या किया गया, एक सोलर प्लेट का आविष्कार किया गया। किसका, सोलर प्लेट। हमने आपको पढ़ाया था कि प्रयोग के आधार पर क्या किया था, प्रौद्योगिकी का, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके
जो चीज हम अपने लायक बना ले उसी को हम उसको भी संसाधन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश था, अब आइए थोड़ा आप लोग को फिगर के रूप में समझाते हैं, ठीक है। ये है सूर्य, सूर्य एकदम टह टह लाल रहता है, एकदम चमक रहा है सूर्य। तो सूर्य का ये है पृथ्वी, ये धरती है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और पड़ रहा है फिर वापस चल जा रहा है। इसकी गर्मी को हम लोग पहले के जमाने में रोक ही नहीं पाते थे, जबकि बहुत ही बल्कि इससे बहुत सारा हम लोग एनर्जी ले सकते थे। समय बदला, समय के बदलने के अनुरूप हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया कि इसके सूर्य के प्रकाश को तो जाना ही जाए, लेकिन इसके गर्मी को क्या करें, हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके गर्मी को हम लोग ऑब्जर्व, इसके गर्मी को हम लोग तो अपने घर पर क्या किए, एगो सोलर प्लेट बना लिए। ये अब सोलर प्लेट का प्रकाश यहाँ पर आ रहा है और इस सोलर प्लेट का काम क्या है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पर क्या किए, बैटरी। इसका जो प्रकाश है ना, इस प्रकाश में इतना गर्मी होता है कि बैटरी को क्या करता है, चार्ज करने लगता है। सब कोई जान रहे हैं, इस बैटरी को चार्ज करके यहाँ पर स्टोर करने लगता है, पावर को स्टोर करने लगता है। अब बैटरी चार्ज होता है तो बिजली मिल सकता है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। तो सोलर प्लेट हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, ये सब कभी खत्म होने वाले नहीं है। अब सूर्य हम बोल दे कल खत्म हो जाए, कल से सूर्य नहीं उगने वाला है, आप लोग मानिएगा, नहीं मानिए, ठीक है। तो उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग था नवीकरणीय संसाधन और दूसरा भाग था अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन को हमने बहुत अच्छे रूप से समझा। अब आता है अनवीकरणीय संसाधन। आइए अब इसको समझते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन नॉन थोड़ा गलती पर देखिएगा, टॉपिक को समझना है। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिसोर्सेस, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन को तो हमने समझा कि जो खत्म नहीं होने वाली है और उसका प्रयोग हम सालों दर सालों, बहुत लाखों साल तक अभी करेंगे और वो खत्म नहीं होगी, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय। अब आती है उसी के उलट अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा निर्माण होता है और यदि यह एक बार खत्म हो गई तो इसको पुनः प्राप्त करना असंभव हो जाता है। समझ गए, बहुत आसान भाषा में समझाते हैं कि वैसा संसाधन जो तो बनाया जाता है प्रकृति के द्वारा और उसका प्रयोग हम लोग करते हैं अपने संसाधन के रूप में, लेकिन अगर एक बार वो खत्म हो गया तो दोबारा हम लोग के हाथ आने वाला नहीं है, बनेगा करोड़ों साल के बाद। अब आप कहिए, अब ये मत कहिएगा कि हम लोग करोड़ साल जी सकते हैं, सब बनेगा तो फिर से उपयोग करेंगे, नहीं। अगर एक बार वो खत्म हो गई तो फिर पुनः हम उसकी प्राप्ति इतने आसानी से या संभवतः या बिल्कुल नहीं कर सकते। तो नवीकरणीय जिसका जो कि कभी खत्म नहीं होता है वैसा संसाधन है। अनवीकरणीय जो कि एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो नवीकरणीय संसाधन में हमने बताया था रिन्यूएबल रिसोर्स में जैसे कि पवन चक्की हो गई, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय, ये सब खत्म नहीं होने वाले हैं इनकी ऊर्जा, ठीक है। लेकिन अनवीकरणीय का कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। आइए, पेट्रोल क्या हो गया, पेट्रोल मतलब कि पेट्रोल जो गाड़ी चलता है, पेट्रोल
डीजल, कोयला, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। वैसे संसाधन है ये जो कि एक बार खत्म हो गया अब ये बन नहीं सकते हैं। पेट्रोल यकीन मानिए आप लोग सुने होंगे धीरे धीरे सीएनजी गाड़ी आने लगा, समझ रहे हैं ना? एलपीजी, एलपीजी इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना? ये सब जो आप लोग घर में प्रयोग कर रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर होता है ना, वो खत्म हो गया तब नहीं मिलने वाला है। अब पूछिए एक सवाल, चाहे एक सवाल निकल कर आता है कि सर पेट्रोल, डीजल और कोयला ये तो आपने बता दिया कि एक बार खत्म हो गया तो मिलेगा नहीं, तो देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझते हैं। इसका निर्माण जो होता है, निर्माण करोड़ों साल में होता है। कितने साल में? करोड़ों साल में होता है। करोड़ों साल में होता है। इसकी कहानी देखिए, पेट्रोल डीजल गैस बना कैसे था इसका बात बताते हैं। आज से करीब करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी पर लोग नहीं थे उस समय, ठीक है? तो पृथ्वी पर कौन रहते थे? तो बड़े बड़े जानवर रहते थे, जैसे कि डायनासोर वगैरह रहते थे। खूब भली भांति एकदम पेड़ पौधा था, खूब खाते थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी, तो बहुत बड़े बड़े होते थे, 10-10 मंजिला इतना बड़ा बड़ा होता था। एक दिन क्या हुआ कि भूगो ये सारा चीज आप लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग का पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह, मतलब कि क्षुद्र ग्रह का वो क्या होता है, वो क्षुद्र ग्रह प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे पृथ्वी पर, प्रतिदिन मंगल पर गिरती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट है, सब पत्थर है, बड़ा 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 पत्थर का टुकड़ा है। फिर ये हो गया जुपिटर, मतलब कि बृहस्पति, फिर हो गया शनि, फिर हो गया अरुण, फिर हो गया वरुण। ये सब क्या है? हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत है। ये क्या है? तो ये पृथ्वी है, 3 नंबर पर यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी, ये क्या होते हैं? ये जितने भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं ये सब रोज गिरते रहते हैं। तो एक समय करोड़ों साल पहले भी एक ऐसा ही घटना हुआ। घटना जानते हैं? पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े डायनासोर, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु थे। एक एस्टेरॉयड बहुत बड़ा पत्थर क्या हुआ, हमारे धरती पर गिर गया। जब वो धरती पर गिरा, चारों तरफ क्या हुआ, आग लग गया। चारों तरफ आग लग गया तो जितने भी डायनासोर थे सारे के सारे क्या हुए, मारे गए। जब वो मर गए तो पृथ्वी क्या हुआ, पृथ्वी धीरे 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 अपने आप को स्टोर करने, माने अपने आप को फिर से जीवित करने लगी। और क्या हुए, जितने भी मरे हुए बड़े बड़े डायनासोर वगैरह थे वो सारे धरती के नीचे दब गए तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा ना, तो वही लोग, जितने डायनासोर थे सारे डायनासोर क्या बन गए, डायनासोर सारे क्या बन गए, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, डीजल। और एक चीज, खाली जानवरे मारा था, बड़का बड़का पेड़ पौधा भी तो गिरा होगा। पेड़ पौधा जब धरती के नीचे दब गया तो वो बन गया कोयला। क्या बन गया, कोयला। उसका निर्माण किस रूप में हुआ, कोयला। और यकीन मानिए अपने टॉपिक के अनुरूप चलते हुए कि अगर ये एक बार खत्म हो गया, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, ये सब अगर एक बार खत्म हो गया ना तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इसको बनने में अब बताइए तो उतना बड़ा पत्थर फिर से गिरेगा,
फिर से सारे हाथी उथी जो बड़े बड़े विशाल, हम लोग मरेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मर के धरती में गड़ गए ना तो पाव भर तेल नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बड़का बड़का हाथी है तो हो सकता है 1 लीटर तेल मिल जाए। तो कहने का मतलब फिर से क्या होगा, हम लोग के ऊपर इतना बड़ा पत्थर या हम लोग किसी तरह धरती के नीचे दब जाएंगे, दबेंगे, फिर करोड़ों साल लगेगा, फिर से पेट्रोल डीजल मिलेगा। अब बताइए तो, अब मरिएगा तो आप किसके लिए प्रयोग कीजिएगा, हाँ? आप क्या जान रहे हैं। लेकिन इसी चीज को कहते हैं जिसकी प्राप्ति न हम नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, और नवीकरणीय संसाधन। समझ में आया ना। तो चलिए, हमने 2 चीज पढ़ा था, उपयोग के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, विकास एवं उपयोग के आधार पर, अब आता है विकास एवं उपयोग के आधार पर हम संसाधन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। विकास एवं उपयोग के आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक संसाधन, एक होता है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, जिसके बारे में हमें पक्का पता है कि एकदम यहाँ पर है ही है। समझ गए ना। अब कहने का मतलब वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिसकी जानकारी हमें पूर्णतः है, या जिसकी जानकारी के बारे में हमको एकदम मतलब पक्का पता होता है ये चीज यहाँ पर है, ठीक है, और उसका उपयोग हम संसाधन के रूप में कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आइए, आप लोग झारखंड में एक जिला का नाम सुने होंगे, झारखंड में धनबाद, झरिया, ये सब पक्का है कि यहाँ कोयला मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो वो क्या है, एकदम वास्तविक, हमने देखा है, हम जान रहे हैं, वहां पर खुदाई हो चुका है, वहां कोयला है, ठीक है, और उसका उपयोग हम कर रहे हैं, उसी को कहेंगे वास्तविक संसाधन। जैसे कोयला झारखंड में मिलता है कोयला, उड़ीसा में मिलता है बाबू, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ये सभी जगह पर क्या है, मतलब कि कोयला मिल रहा है, ठीक है। अब चल जाइए बंबई, पेट्रोल वहां मिलता है। चल जाइए, छोड़िए विदेश, चलिए, आप लोग अरब कंट्री का नाम सुने होंगे, दुबई, कतर, फिर से सऊदी अरब, बहरीन, लेबनान, जॉर्डन, ये सब जगह पर क्या होता है, खनिज तेल, मतलब कि पेट्रोल डीजल मिलता है, पक्का मिलता है, ठीक है। ये कन्फर्म है, एकदम वास्तविक बात है, झूठ नहीं है, और उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, यहाँ यहाँ मिलेगा, हेजा खोदम, हेजा यहाँ पर खुदाई करेंगे तो यहाँ पर तेल की प्राप्ति हमें होगी, ये कन्फर्म है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में जानते हैं कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसकी जानकारी हमें पहले से और पुख्ता तौर पर है, ठीक है, वैसे संसाधन जिसकी जानकारी हमें पहले से और पुख्ता तौर पर रहती है कि ये खनिज यहाँ पर पाए ही जाते हैं, उसे को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। अब जैसे कि एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जगह है हीरा, हीरा, मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, हीरा, ठीक है, हीरा पर यहाँ पर मिलता है, एक हीरा पन्ना नाम का जगह है, यहीं पर मिलता है हीरा, पक्का है कि मिलता है। हाँ, अब हमने क्या बताया था, ऐसा नहीं है कि कोयला मिल रहा है तो एक बार मिलता है तो आजीवन मिलेगा, ये भी नहीं है, कोयला खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए देख रहे हैं लोग धीरे धीरे बैटरी वाला कार चलाने लगा, लोग धीरे धीरे जो पेट्रोल डीजल से कारें चलती थी उनको क्या किया गया है, अब धीरे धीरे बैटरी से चलाया जा रहा है। तो ये आप बात मान रही है कि नहीं मान रहे हैं, कि पेट्रोल डीजल कोयला ये सभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, समझ गए।
अब आता है दूसरा कि संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, संभाव्य संसाधन उसे कहते हैं जिसकी जानकारी तो है हमें, जानकारी तो है हमें, और उसका उपयोग अभी हम कर नहीं रहे हैं। बात समझिए, वास्तविक संसाधन उसे कहते हैं जिसकी जानकारी हमें है और उसका उपयोग भी हम कर रहे हैं, उसी को हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। और संभाव्य संसाधन क्या है कि जिसकी जानकारी तो है हमें, जिसकी जानकारी तो है हमें और उसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। जैसे एक नाम लिखते हैं, एक नाम है लद्दाख में, लद्दाख में एक पता चला है कि यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। किस चीज का भंडार है? यूरेनियम, यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है लद्दाख में। ये बस हम संभावना व्यक्त किए हैं, अभी वहां से हम लोग यूरेनियम ले नहीं रहे हैं, बस एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है। मतलब कि एक मिनट बच्चों, एक संभावना व्यक्त किया गया है कि यहाँ पर यूरेनियम की प्राप्त, यहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जा सकता है और उसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो समझ गए ना, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा जाता है। पहला है वास्तविक संसाधन, जिस और दूसरा है संभाव्य संसाधन। हमने आपको बताया। चलिए अब आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का विभाजन बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये तथ्य। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का संसाधन, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया। पहला है जैव, दूसरा है अजैव। पहला क्या है? जैव, और दूसरा है अजैव। अब आता है कि सर जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए बाबू, जैव संसाधन, जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति जैविक आधार पर हुई हो। जैविक का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति जैविक आधार पर हुई हो। जिसकी उत्पत्ति जैविक आधार पर हुई हो। कहने का मतलब कोयला, पेट्रोल, हमने क्या बताया था? कोयला क्या था? कोयला का निर्माण कैसे हुआ था? पेड़ पौधे सारे जमीन के नीचे दब गए थे। पेट्रोल डीजल का निर्माण कैसे हुआ था? सारे डायनासोर, बड़े बड़े जानवर क्या हुए थे? धरती के नीचे गड़ गए थे, उन पर दबाव पड़ा तो पेट्रोल डीजल का निर्माण हुआ। समझ गए? तो वैसे और एक चीज उपयोग के आधार पर भी इसको कह सकते हैं। अब कहने का मतलब कि पेड़ पौधा हो गया, इसी को मानिए ना, पेड़ पौधा जैव है या अजैव? तो ये 100% जैव है, ठीक है। 100% क्या है? जैव है। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा ये जैव है। और देखिए इसका प्रयोग कैसे करते, पेड़ पौधा जैव है, इसका मतलब कि इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में कर रहे हैं? लकड़ी काटते हैं, इसका बेंच बनाते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग संसाधन के रूप में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? जैव संसाधन। समझ में आ गया? इसको क्या कहेंगे? जैव संसाधन। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, ये सभी क्या है? जैव संसाधन है, जिसकी उत्पत्ति जीव के आधार पर हुई है। मतलब कि बायोलॉजिकल टर्म में इसको क्या कहेंगे? जिसमें जान था, डायनासोर मारा, उसमें जान था, वो मर गया, तो उसका जो संसाधन के रूप में हमको क्या प्राप्त हुआ? डीजल और पेट्रोल प्राप्त हुआ, तो जैव संसाधन है। और एक आता है अजैव संसाधन। अब आइए बाबू, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? आपका संसाधन की नहीं आए, क्योंकि प्लास्टिक का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं,
हालांकि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अब मत कीजिएगा। प्लास्टिक क्या है? एक अजैव संसाधन है। क्या है? अजैव संसाधन। अब यह कैसे है अजैव संसाधन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्लास्टिक की उत्पत्ति किसी जीव के द्वारा नहीं हुई है। प्लास्टिक की उत्पत्ति क्या होती है? मतलब कि नॉन डिग्रेडेबल है। जो देखिए जैव, और एक चीज बता दे रहे हैं, जैव और अजैव, एक होता है डिग्रेडेबल, एक होता है नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जो आसानी से एक रूप से दूसरे रूपांतरण में परिवर्तित हो जाए और वातावरण को हानि भी ना पहुंचाए। ध्यान से सुनिएगा, जैव प्रकरण किसे कहते हैं? वैसी संसाधन जिसका प्रयोग करते समय, जिसका प्रयोग करने के बाद, जिसका प्रयोग होने के मतलब जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं ना, तो उससे वातावरण का कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? ठीक है ना, जैविक। और देखो प्लास्टिक क्या है? अजैव है। प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं तो ये जब ये ना कभी सड़ेगा ना कभी गलेगा, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहता है, इसको कहते हैं अजैव संसाधन। ठीक है, जो कि डिग्रेडेबल हो जाता है जैव, और नॉन डिग्रेडेबल में आता है प्लास्टिक। चलिए आगे समझते हैं। अब आता है संसाधन के उपलब्धता के आधार पर सर्वव्यापक, और एक आता है स्थानिक। ठीक है, सर्वव्यापक होता है और एक स्थानिक। इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, सर्वव्यापक किसको कहते हैं? सर्वव्यापक वैसे संसाधन को कहते हैं जहां पर यह सब मतलब कि एक समान रूप में पाई जाती हो, मतलब सभी जगह पाया ही जाए, उसको क्या कहेंगे? सर्वव्यापक। अब जैसे थोड़ा सोच कर बताइए तो, वैसा कौन सा ऐसा संसाधन है जो कि सभी जगह पाया जाता है? सभी जगह, तो देखिए कौन है? वायु। वायु सभी जगह पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? हवा जो सांस लेते हैं, वायु पाया जाता है ना। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सर्वव्यापक है, संसाधन है कि नहीं है? अब ये मत, सूर्य का प्रकाश का संसाधन के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं, इस चीज को हमने बताया हुआ है आपको। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, कि इसको कैसे हम किस तरह से बताना चाह रहे हैं। एक होता है स्थानिक। क्या होता है? स्थानिक। अब आइए, स्थानिक क्या कहते हैं? किसी खास जगह पर जो कोई संसाधन पाया जाता है उसी को स्थानिक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है, हमने बताया था झारखंड में कोयला मिलता है, मिलता है ना, झारखंड में कोयला मिलता है। अब ये बताइए तो, हम कह दें कि बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कोयला मिलता है, मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कोयला नहीं मिलेगा, 100% है। ये स्थानिक रूप में मिला, मतलब किसी पार्टिकुलर ही प्लेस पर मिलने वाला कोई भी खनिज पदार्थ, उसी को स्थानिक संसाधन कहेंगे। कहने का मतलब जैसे कि डीजल, पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ से मिलता है? बोले ना, अरब कंट्री से बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। अब हम कहते कि यहाँ पर हम जा रहे हैं आज, जैसे कल गड़ाता है उसी खुदाई करेंगे, हमको पेट्रोल मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब बात देखिए तो वही वायु, वायु सभी जगह है कि नहीं? अमेरिको के आदमी सांस ले रहा है, बिहारों के आदमी ले, तो वायु सभी जगह उपलब्ध है ना। तो वैसा चीज जो सभी जगह मतलब सभी जगह व्यापक रूप में, बहुत बड़े रूप में पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन। समझ गए? व्यापक संसाधन। और दूसरा हमने बताया स्थानिक, वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति या जो हमें किसी एक खास स्थान पर मिलती हो, और वो बहुत बड़े मात्रा में ना रहती, मतलब सीमित मात्रा में ही रहती हो, उसी को कहते हैं मतलब कि स्थानिक संसाधन। समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि संसाधनों का वितरण। हाँ, देखिए संसाधनों का वितरण जो है सभी जगह एक प्रकार से नहीं किया गया है। क्या है? संसाधनों का वितरण, यह एक समान ना होकर असमान रूप में पाई जाती है। क्या कहा?
यह एक समान ना होकर सभी जगह असमान रूप में पाई जाती है। अभी जस्ट हमने बताया कि अरब के देशों में पेट्रोल मिलता है पर बिहार में पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कहने का मतलब कि बिहार के लोगों के पास पानी बहुत सारा मिलेगा, पानी के हम लोग के पास पीने वाला पानी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अरब के देशों में पीने के लिए पानी की बहुत कमी है। समझ गए? अब कहने का मतलब कि यहाँ हम लोग को बिहार में भूमि, खेती करने योग्य भूमि बहुत अच्छे रूप से मिलेगी। समझ गए? लेकिन वही चले जाइए हिमालय के पहाड़ियों में, जो वहां पर गांव है हिमाचल प्रदेश में, वहां खेती करने योग्य भूमि नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में चल जाइए, वहां का वातावरण वैसा है कि वहां पर सेव मिलता है, लाल लाल सेव, लेकिन हम कह दे कि हमें बिहार में सेव की खेती करनी है, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी को कहते हैं संसाधनों का वितरण प्रकृति ने संसाधनों का वितरण असमान रूप से किया है। ये नहीं कि कोई ऐसा स्थान दे दिया वहां पर हर संसाधन की उपलब्धता है, ऐसा नहीं है। कहीं पर कुछ और मिल रहा है तो कहीं पर कुछ और मिल रहा है। तो हमारा संसाधनों का वितरण किस प्रकार से है? असमान रूप से है। अब आइए, इसके भौतिक कारण जिम्मेदार हैं। भौतिक कारण कहने का मतलब कि वहां के भौतिक कारण, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई पर। कहने का मतलब बिहार का भूभाग, बिहार या उत्तर भारत, जितने भी उत्तर भारत हैं, जितने भी उत्तर भारत, यहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि क्या है? कृषि करने योग्य भूमि, कृषि करने योग्य भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्या है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, पर वही आप चले जाइए हिमालय के पहाड़ियों में, यहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि प्रचुर मात्रा में आपको नहीं मिलेगी। अब आइए जलवायु। बिहार का जलवायु कुछ और है, दक्षिण मतलब कि चेन्नई का जलवायु कुछ और है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जलवायु कुछ और है, अरब कंट्री की जलवायु कुछ और है, ध्रुव वहां चल जाइए, ब्रिटेन की जलवायु कुछ और है। तो जलवायु के आधार पर भी संसाधनों की विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ये बात सभी लोग समझ गए। तीसरा होता है ऊंचाई के आधार पर। अब कहने का मतलब कि जैसे जैसे हाइट पे बढ़ता है जलवायु क्या होता है? प्रवर्तित होने लगता है। जलवायु में गिराव और उतार चढ़ाव होने लगता है। और अभी पता है कि जलवायु के आधार पर भी असमान वितरण होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज को आप लोग लिखिएगा कि संसाधन का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। तो मुख्यतः तीन प्रकार है। भूभाग के आधार पर, ठीक है ना, भूभाग का मतलब हो गया भूमि। क्या हो गया? भूमि। दूसरा हो गया जलवायु के आधार पर, तीसरा हो गया ऊंचाई के आधार पर। अब समझ गए ना? अब चलते हैं आगे। हाँ, अब आगे देखिए, अभी तक हमने जितने चीजों को पढ़ा था, ये सामाजिक विज्ञान में संसाधन चैप्टर को पढ़े। आज रिकॉल कर देते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। संसाधन का परिचय हमने बताया, परिचय में बताया कि उपयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर किस तरह से संसाधन को बांटा गया है। मूल्य क्या होता है? किसी भी संसाधन को प्राप्त करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कोई ऐसा भी संसाधन है जिसका उपयोग करने के लिए हम किसी प्रकार का पैसा नहीं देते हैं। समझ गए? एक होता है, देखिए संसाधन तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा होता है मानव संसाधन। आज हमने जितना भी पढ़ा सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन को पूरी तरह से पढ़ा। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वायु, पानी, मिट्टी, खनिज, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन के रूप में आते हैं। फिर उसके बाद उपयोग के आधार पर हमने पढ़ा नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, फिर अनवीकरणीय, नवीकरणीय पढ़ लिए। और उसके बाद फिर विकास एवं उपयोग के आधार पर वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक वैसा
जिसके बारे में हमें एकदम पता है कि यहीं पर ये मिलेगी ही मिलेगी। एक संभावना भी व्यक्त कर दिए कि भाई लद्दाख में यूरेनियम मिल गया। बिहार में कुछ दिन पहले ही हल्ला हुआ था जमुई के क्षेत्र में, जमुई, हाँ जमुई, इतना बड़ा का सोना का भंडार मिला है। सोना ये खाली पता चला है, सोना वहां से मिल रहा है नहीं ना मिल रहा है। बोला जा रहा है कि जमुई में इतना सोना है कि पूरा देश में उतना सोना कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत बड़ा खाली जमुई मतलब सोना के नीचे, सोना के ऊपर बसले है, ऐसा बात होता है। तो संभावना व्यक्त की गई है, मिल तो नहीं ना रहा है, तो समझ गए ना। उसके बाद हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या थी, अजैव संसाधन में आती है, प्लास्टिक अजैव संसाधन में। जैव संसाधन पेड़ पौधा ये सारे चीज आते हैं। संसाधन की उपलब्धता के आधार पर एक होती है कि सर्वव्यापक संसाधन, स्थानीय सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते थे, जो कि सभी जगह एक समान रूप से पाई जाती है, जैसे कि सांस लेने वाला हवा, बारिश, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, सर्वव्यापक संसाधन है। और एक है स्थानीय, पर्टिकुलर जगह पर पाई जाएगी, सभी जगह वैसा संसाधन जो सभी जगह नहीं पाई जाएगी। और अंत में हमने क्या पढ़ा, संसाधनों का वितरण, यह बहुत ही असामान्य रूप से मिलती है, ठीक है। और इसका भौतिक कारण है, भौतिक कारण में 3 मेन चीज होता है, बहुत सारी चीज होती है, अपने समझना है। और उसके बाद जैसे भूभाग यानी भूमि के आधार पर, जलवायु के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। उसके बाद मौसम के आधार पर, उसके बाद अब माने कि ध्रुवीय क्षेत्रों के आधार पर, कर्क रेखा पर बसे हुए देश जो है वहां की जलवायु कुछ और होगी, मकर रेखा पर कुछ और होगी, ये सब, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।